दोस्तों, एक ऐसा किलर जिसने एक लड़की का मर्डर किया लेकिन पुलिस उसे 5 सालों तक ना ढूंढ सकी। दोस्तों, ये कहानी एक 13 साल लड़की ग्यारा की है जो इटली के शहर गैमोरेसिया के पास एक गांव ब्रेमर द स्पैरो की रहने वाली थी। ग्यारा जहां रहती थी वहां जिम्नास्टिक सेंटर था। 26 नवंबर 2010 की बात है। ग्यारा 5 बजे जिम्नास्टिक जाती है और वापस नहीं आती। वैसे वो 7 बजे तक वापस आ जाती थी क्योंकि अभी तक ग्यारा घर वापस नहीं आई थी। 7:30 बजे ग्यारा के फादर ने जिम्नास्टिक सेंटर कॉल की तो पता चला कि ग्यारा यहाँ से 7 बजे चली गई क्योंकि ग्यारा का फोन ऑफ जा रहा था। अब इसके फादर ने पुलिस को कॉल कर दी कि इनकी 13 साल की बेटी गायब हो गई है। दोस्तों, पुलिस उसी टाइम ग्यारा के घर पहुंच गई। पुलिस की जो ऑफिसर थी रुगेरो पुलिस टीम को लेकर जिम्नास्टिक सेंटर पहुंचती है। सेंटर वाले बताते हैं कि हमने रेड कार में ग्यारा को जाते हुए देखा। दोस्तों, अब रुगेरो खोजी कुत्तों की मदद से ग्यारा को ढूंढने की कोशिश करती है तो उस जगह को सूंघता है जहां ग्यारा आई थी। अब कुत्ता साथ वाले गाँव माँ पैलो की तरफ मुड़ जाता है। दोस्तों, पुलिस ने जब ग्यारा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन चेक की तो वो भी माँ पैलो की थी। 7 बजे ग्यारा का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। दोस्तों, अब पुलिस ने माँ पैलो गाँव में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले एक्टिव मोबाइल चेक किए जिनकी तादाद 15,000 थी। दोस्तों, पुलिस ने सारे मोबाइल चेक किए लेकिन इनको एक मोबाइल पे शक हुआ। ये मोबाइल मोहम्मद फिक्री का था जो मोरक्को का रहने वाला था। क्योंकि फिक्री इस इलाके का नहीं था इसी वजह से पुलिस को इस पे शक गुजरा। पुलिस ने फिक्री को अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला फिक्री तो बेकसूर है। दोस्तों, ब्रेमर द स्पैरो शहर से 10 किलोमीटर दूर एक कस्बा था जिसका नाम विग्नोलो डाइसोला था। दोस्तों, अब ये न्यूज इटली के मीडिया के ट्रेंडिंग में चल रही थी कि एक 13 साल बच्ची ग्यारा नहीं मिल रही। अब इस बात को 3 महीने गुजर जाते हैं। वहाँ एक शख्स रिमोट कंट्रोल प्लेन उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसी दौरान उसे झाड़ियों में एक बॉडी नजर आई। वो प्लेन को नीचे लेकर आता है। वहाँ उसे लड़की की लाश दिखी। वो शख्स फौरन पुलिस को कॉल करता है। पुलिस ने आकर लाश को देखा तो वो सड़नी शुरू हो चुकी थी। लाश के पास कुछ ड्रेसेस, सिम कार्ड्स, कीज और सेलफोन बैटरी मौजूद थी लेकिन मोबाइल नहीं था। अब लाश ग्यारा की फैमिली को दिखाई जाती है। ग्यारा की फैमिली सकते में आ जाती है कि ग्यारा का मर्डर हो चुका है। सारा सामान भी ग्यारा का था। ग्यारा की सारी जिस्म पे चाकू के निशान थे। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है जिसकी वजह से ग्यारा ने दम तोड़ दिया। इसी दौरान फोरेंसिक की तीसरे सैंपल की रिपोर्ट आ जाती है। दोस्तों, अब रुगेरो ने ग्यारा की पूरी फैमिली का फिर से डीएनए लिया। ग्यारा की लाश कब तक सर्फ खाने में रखते, मजबूरन लाश ग्यारा के घर वालों को दे दी गई। मई 2011 में पूरे इटली में शोक का दिन था जिस दिन ग्यारा को दफनाया गया। पुलिस पे प्रेशर था कि ग्यारा के कातिल को किसी भी हालत में ढूंढना है। ऑफिसर रुगेरो ने सोचा कि इस सिटी के क्लब के लोगों का भी ब्लड सैंपल लेना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि यहाँ कुछ लोग बाहर से भी आते थे, क्लब के लोगों के डीएनए ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। पहली बार एक शख्स का ब्लड सैंपल 95% मैच कर जाता है। इस शख्स का नाम डेमियानो था। अब पुलिस डेमियानो को अरेस्ट कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि 26 नवंबर 2010 को जब ग्यारा गायब हुई थी उस दिन डेमियानो इटली में नहीं था। पेपर से ये बात क्लियर हो जाती है। पुलिस ने डेमियानो को छोड़ दिया। दोस्तों, अब पुलिस को ये बात समझ आ चुकी थी कि कातिल को डेमियानो की फैमिली से ही है। अब पुलिस डेमियानो के घर जाती है। इसकी माँ बताती है कि मेरा एक ही बेटा है। अब पुलिस डेमियानो के अंकल के घर जाती है। इनकी 1999 में मौत हो चुकी थी। जूसपे के 2 बेटे और एक बेटी थी। इनके ब्लड सैंपल लिए गए लेकिन सैंपल अब भी 95% मैच हुए। ऑफिसर रुगेरो ने एक ड्राइविंग लाइसेंस और पोस्ट कार्ड इनके घर से लिया। दोस्तों, खास बात ये थी कि जो जूसपे का कार्ड था उसके ऊपर स्टिकर अलग था। अब रुगेरो ने दोनों चीजें फोरेंसिक लैब पहुंचा दी। फोरेंसिक लैब ने स्टिकर का डीएनए सैंपल निकाला कि मुमकिन है जूसपे ने इसे अपनी थूक से चिपकाया हो। दोस्तों, अब फोरेंसिक टीम को सबूत मिल जाता है। डीएनए 95% मैच कर जाता है। अब रुगेरो ने जूसपे के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर दी कि वो अपनी जिंदगी में कहाँ आता जाता था। जूसपे मई के मंथ में ब्रॉड जाता था क्योंकि वो एक टैक्सी ड्राइवर था। हर साल कुछ दिन वहाँ गुजारता। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन इकट्ठी की उससे पता चला कि वहाँ एक ईस्टर नामी औरत है जो जूसपे के 2 बच्चों की माँ थी। इसके जुड़वा बच्चे थे जो 1970 में पैदा हुए। जब ऑफिसर रुगेरो इससे मिली तो इसने बताया कि बेटी मेरे साथ रहती है और बेटा माँ पैलो में रहता है। दोस्तों, पुलिस को पहली बार लगा कि वो सही रास्ते में जा रही है। पुलिस को यहाँ तक पहुँचते हुए 5 साल लग गए थे। पुलिस को अब जूसपे के इस बेटे की तलाश थी जो ईस्टर से था। पुलिस अब दोबारा माँ पैलो पहुँचती है। जूसपे के बेटे का नाम बासिटो था। दोस्तों, अब रुगेरो असली कातिल तक पहुँच चुकी थी। अब रुगेरो के दिमाग में आइडिया आया। 15 जून 2014 का दिन था। इसने माँ पैलो जाने वाले रास्ते पर नाका लगा दिया कि पुलिस की कंप्लेंट चल रही है कि ड्रिंकिंग करके आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। इसी दौरान बासिटो वहाँ पहुँचा। पुलिस ने बताया कि आपका ड्रिंकिंग टेस्ट होगा। पुलिस ने बासिटो के 2 सैंपल लिए और फोरेंसिक भिजवा दिए। अब 11 के सैंपल के साथ बासिटो का डीएनए 100% मैच कर जाता है। दोस्तों, अब रुगेरो अपने सीनियर ऑफिसर को कातिल का बता देती है।
बात इटली के होम मिनिस्टर तक पहुंच जाती है। होम मिनिस्टर मीडिया पे आगे बताते हैं कि 13 साल बच्ची ग्यारा को इंसाफ मिल गया है। इसका कातिल बोसीटो जो 42 साल का है। दोस्तों बोसीटो ने आखिर अपना जुर्म कबूल कर लिया।